आप सभी का स्वागत है प्रतिभा क्लासेस में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना जी की कहानी राजा निर्बंसिया को। कहानी का प्रारंभ करने से पूर्व जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं, कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना जी के जीवन परिचय को जान लेते हैं। इनका जन्म 6 जनवरी 1932 को मैनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 27 जनवरी 2007 को फरीदाबाद हरियाणा में हुई। इनके प्रमुख उपन्यास हैं एक सड़क 57 गलियां, तीसरा आदमी, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, कितने पाकिस्तान। ये जितने भी नाम मैंने बताए इनके प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं जॉर्ज पंचम की नाक, मांस का दरिया, कितने अच्छे दिन, कोहरा, कथा प्रस्थान। इनकी आत्मकथाएं हैं जो मैंने जिया, यादों के चिराग, जलती हुई नदी। इनकी यात्रा वृत्तांत कश्मीर रात के बाद, खंडित यात्राएं इनका पूछा गया यात्रा वृत्तांत। इनके नाटक है अधूरी आवाज, रेत पर लिखे नाम और हिंदुस्तान हमारा। इन्हें जो पुरस्कार मिला है 2003 में कितने पाकिस्तान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कितने पाकिस्तान इनका प्रमुख उपन्यास माना जाता है। इन्होंने जो संपादन किया है वो संपादन किया है नई कहानियाँ पत्रिका का, सारिका का तथा श्री वर्षा और दैनिक जागरण आदि समाचार पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजा निर्बंसिया कहानी को। ये जो कहानी है ये कमलेश्वर जी ने जो कस्बाई जीवन पर आधारित रूप से इस कहानी को लिखा है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं जगपति जो कि एक पुरुष पात्र है, उसकी पत्नी चंदा तथा उनके ही पड़ोस के कस्बे का व्यक्ति बच्चन सिंह जो कि एक कंपाउंडर है। आइए हम लोग कहानी के सारांश पर ध्यान देते हैं, जान लेते हैं। इस कहानी में लेखक ने आर्थिक विवशताओं में मध्यम वर्गीय परिवार की लाचारगी की झलक दिखाई है। कहानी कहने के लिए कमलेश्वर जी ने एक लोक कथा को भी माध्यम बनाया है। कहानी के प्रमुख पात्र जो जगपति, चंदा और बच्चन सिंह हैं, कस्बाई जीवन पर आधारित इनके पात्र हैं। राजा निर्बंसिया कहानी में एक साथ दो कथाएं चलती हैं, एक लोक कथा तथा दूसरी आधुनिक कथा। निर्बंसिया का अर्थ यहाँ पर बताया है जिसकी कोई संतान नहीं होती है, वंशहीन। जगपति यहाँ पर जो पुरुष पात्र है उसकी भी कोई संतान नहीं है, और जो उसकी पत्नी है चंदा, लगभग सारे ताने जितने भी गांव वाले हैं, घर वाले हैं, जो भी जितने भी ताने सुनाते हैं किसको सुनाते हैं? चंदा को। क्यों? क्योंकि आज भी पुरुष प्रधान समाज में हर कमी जो है स्त्रियों में ही मानी गई है। यहाँ पर लेखक ने इस चीज़ को बताया है। इसी मानसिकता को कहानी में लेखक ने उजागर किया है। आइए हम लोग जान लेते हैं कहानी का प्रारंभ। कहानी में गौण कथा के रूप में बताया है जो कि बीच बीच में पूरी कहानी में चलती है। पहले मैं उस गौण कथा के बारे में ही आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ बताया कि एक राजा है, एक रानी है, दोनों बहुत ही खुशहाल जीवन जीते हैं, दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते हैं। लेकिन एक बार जो राजा है वो आखेट के लिए कहाँ जाता है, या शिकार के लिए कह सकते हैं कि बाहर चला जाता है। बहुत दिन व्यतीत हो जाते हैं, राजा नहीं आ पाता है और पास ही के जंगल में था। तो रानी क्या करती है, उससे मिलने की आतुरता में एक बार भटियारिणी का वेश बनाकर राजा के पास कहाँ चली जाती है, रात्रि में राजा के पास चली जाती है। अंधकार में राजा उसे पहचान नहीं पाता और दोनों एक रात साथ में गुजारते हैं। बताया जाता है कि जब राजा वहीं से कहाँ चले जाता है, 1-2 वर्ष के लिए दूसरे देश में चला जाता है और इधर रानी राजमहल में वापस आ जाती है। राजमहल में आकर खुशहाल जीवन जीती है। तभी रानी अचानक से गर्भवती हो जाती हैं और गर्भवती होने के साथ में 2 स्वस्थ बच्चों को जन्म देती है। 2 वर्ष के बाद जब राजा आता है और दोनों ही बच्चों को राजमहल में देखता है तो राजा के मन में शंका उत्पन्न हो जाती है कि इतने वर्षों में तो उनको कोई भी संतान नहीं हुई, अचानक से ये सारी चीज़ कैसे हो गई, मतलब कि दोनों बच्चे हमारे नहीं हैं। तो राजा रानी के सतीत्व की परीक्षा लेता है और परीक्षा में जब देवी के मंदिर में ले जाया जाता है तो देवी की जो कृपा के कारण क्या होता है, दोनों ही जो बालक 7 या 8 वर्ष के बताए गए यहाँ पर, दोनों वापस से शिशु रूप में आ जाते हैं और राजा इस चमत्कार को देखकर देवी के सतीत्व को स्वीकार कर लेता
खुशी खुशी उसकी पत्नी को अपना लेता है। पहली कहानी तो ये जो कि पूरी गौण कथा के रूप में पूरी कहानी में चलती है। अब यहाँ पर आधुनिक जो कथा बताई है उसमें बताया है कि एक जगपति नाम का व्यक्ति है, और कहने में वो क्या है, एक वकील का जो मोहर लगाने वाला जो व्यक्ति होता है साथ में, वो उसी का काम करता है, पढ़ा लिखा है। उसकी पत्नी चंदा भी पढ़ी लिखी है। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जगपति की माँ भी चंदा से काफ़ी प्रसन्न होती हैं और अच्छे से खुशहाल जीवन जीते हैं। लेकिन 1-2 वर्ष हो जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी कोई संतान नहीं है। धीरे धीरे गांव वाले भी चंदा पर दोष आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। दोनों खुश होकर भी नाखुश जैसी स्थिति में होते हैं। एक बार जगपति जो है अपने मित्र दयाराम के यहाँ पर शादी में जाता है। शादी में जाता है और वहाँ पर 2-4 पुराने समय की बातें बताइए कि 2-4-10 दिन हो जाते हैं। पर अचानक वहाँ पर क्या होता है, डाकुओं का डाका पड़ जाता है। जगपति जो रहता है वो गर्म खून बताया गया है कि बहुत जवान व्यक्ति था, हिम्मती और साहसी था। तो क्या करता है वो कि अपने मित्र की रक्षा के लिए जो है डाकुओं से भिड़ जाता है। जब डाकुओं से जगपति भिड़ जाता है तो बताया है कि एक जो गोली है जगपति की जांघ पे लग जाती है और दूसरी जांघ के ऊपर थोड़े से ऊपर लग जाती है। और ये खबर जब चंदा को मिलती है तो रोती बिलखती हुई चंदा वहाँ आ जाती है। अब ये घटना कहाँ हुई थी, दयाराम के गांव में हुई थी, अतः उसका इलाज भी वहीं के गांव में किया जाता है। कस्बे में एक छोटा सा अस्पताल था, उसके कंपाउंडर जो था उसका नाम था बच्चन सिंह। ये तीसरा प्रमुख पात्र है कहानी का, बच्चन सिंह कंपाउंडर था। उसका इलाज करता है। इलाज करते करते इलाज थोड़ा लंबा चल जाता है और इतना हो जाता है कि उनके पास जितने भी पैसे थे चंदा और जगपति के पास, वे सारे धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। लेकिन चंदा किसी भी परिस्थिति में अपने पति को खोना नहीं चाहती, वो उसे बचाना चाहती है। तो वो क्या करती है कि बताते हैं यहाँ पर कि चंदा अपनी जो चूड़ियाँ हैं उन्हें जो बच्चन सी है उसको देना चाहती है कि तुम इन्हें रख लो और जितनी भी दवाइयों का खर्चा है तुम उसे पूरा करना। लेकिन जो बच्चन सी हैं वो उन चूड़ियों को नहीं लेता है और चंदा के प्रति एक विशेष सहानुभूति को खुद अनुभव करता है और उनकी मदद के लिए शहर जाकर महंगी दवाइयाँ लेकर आता है। जब जगपति चंदा से पूछता है कि इतने पैसे कहाँ से है तुम्हारे पास, तो चंदा कहती है मैंने अपनी चूड़ियों को गिरवी रख दिया। लेकिन चंदा ने यहाँ क्या किया था, जगपति से झूठ बोला था। एक दिन घर में चंदा के न होने पर जगपति के हाथों वो चूड़ियाँ लग जाती हैं और जगपति को ये बात अच्छी नहीं लगती कि चंदा ने मुझसे झूठ बोला। जैसे तैसे दोनों के मन है धीरे धीरे मनमुटाव की स्थिति आ जाती है। अचानक ही कुछ समय के बाद जो बच्चन सिंह है वह भी क्या करता है, जो उसका ट्रांसफ़र होता है वो उन्हीं के गांव में हो जाता है और बच्चन सिंह उनको बहुत अच्छे से जानता ही है। तो बार बार उनके घर आना जाना, चंदा से मेल मिलाप तथा जगपति से मित्रता का ढोंग रखना, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं और उसका आना जाना इतना बढ़ जाता है कि जब भी शाम है सुबह है उनके घर खाने पे आ जाता था, साथ में ही बैठता था, साथ में उठना होता था। लेकिन मन ही मन ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे चंदा को भी पहले तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर धीरे धीरे अच्छी लगने लगती है। वह भी जो है बच्चन सिंह का इंतज़ार करती है कि वह कब आएगा, ऐसी सारी चीज़ें। लेकिन जगपति को मन में कह दो कि शंका होने लग जाती है कि आखिर ये ऐसा मतलब बच्चन सिंह का अचानक हमारे घर बहुत ज़्यादा मेल मिलाप बढ़ना, मेरी दवाइयों के पैसे न लेना, ये सारी चीज़ें आखिर क्यों हो रही है। इसी बात पर वह चंदा से कुछ कहता नहीं है। कुछ ही समय बाद उसे पता चलता है कि जो चंदा है वह एक दिन गर्भवती हो जाती है। पूरे जो उनका गांव होता है, कस्बा होता है, उसमें ये बात फैल जाती है कि पहले अभी तक तो संतान हुई नहीं थी, बहुत वर्ष बीत गए थे, लेकिन अचानक ये संतान किसकी है। और जो गांव वाले हैं वो चंदा पर आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं। उसी बीच एक दिन चंदा अपने भाई को पत्र लिख देती है कि मुझे लेने आ जाइए, मैं यहाँ से तुम्हारे पास जाना चाहती हूँ। चंदा का भाई आता है और उसे ले जाता है। इधर जगपति जो है बिल्कुल अकेला हो जाता है। बीमारी में उसका सारा पैसा तो खत्म हो ही गया था। उसने फिर से एक नई शुरुआत की थी। लकड़ियों की जो टाल होती है उसे खोला था उसने गांव के बाहर, और उसी में कुछ पैसे जो है बच्चन सिंह ने भी लगाए थे, तो दोनों की हिस्सेदारी थी। चंदा चली जाती है अपने माता पिता के घर और वहीं रहने लगती है।
लंबा समय व्यतीत हो जाता है, चंदा लौटकर जगपति के पास नहीं आती है और जगपति जो है धीरे धीरे और ज़्यादा रुग्ण अवस्था में आ जाते हैं। फिर दिन रात चंदा की याद भी आती है और उसे अपने ही कार्य पर कि मैंने चंदा के साथ कुछ अच्छा नहीं किया, ये भी उसके मन में लगने लगता है। एक दिन गांव में खबर आती है कि चंदा ने एक पुत्र को जन्म दिया है और यह बात जो है जगपति को चुभ जाती है कि आखिर चंदा ने मुझसे झूठ क्यों बोला या चंदा ने ऐसा क्यों किया। वह पुरानी सारी बातों को वापस से कह दो कि स्मरण में ले आता है, तो उसे सारी वास्तविक स्थिति का पता चलता है कि हो न हो चंदा ने मेरे जीवन की रक्षा के लिए ही स्वयं के स्वाभिमान को खोया है और चंदा ने स्वयं के साथ जो कुछ किया है वो शायद इसीलिए किया है। वह संतान निश्चित रूप से बच्चन सी की मानी जाएगी, लेकिन फिर भी जो है जगपति उस संतान को अपनाने के लिए सोचने लग जाता है। लेकिन जब उसे सोचते सोचते ज़्यादा समय हो जाता है तो उसे लगता है कि मैंने शायद चंदा के साथ अच्छा नहीं किया और वह एक दिन क्या करता है, कहानी के अंत में बताया है, बहुत सारी बातें सारी सोचता है, सारी चीज़ें आती है और वह कहानी के अंत में बताता है कि एक दिन वह क्या करता है, अपने जो टाल पर जहाँ काम करता है वहाँ से आता है और अफीम और तेल पीकर मर जाता है, क्योंकि चंदा के पास कोई देवी शक्ति भी नहीं थी कि वह खुद को प्रूव कर सके कि मैंने ऐसा नहीं किया या किसी के साथ मैंने सत्संग जो कह सकते हैं कि अपने सतीत्व को नहीं खोया। और जगपति भी कोई राजा नहीं था कि वह चंदा को बहुत आसानी से माफ़ कर दे। इसी आत्मग्लानि में क्या करता है जगपति अपना जो है कह सकते हैं कि देह को त्याग देता है या मर जाता है। लेकिन मरते वक्त जगपति दो पर्चे छोड़ जाता है, एक चंदा के नाम और दूसरा कानून के नाम। चंदा को उसने लिखा था, चंदा मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम मेरे बच्चे को लेकर चली आना। अभी 2 दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले ही मर चुका था, बच्चे को लेकर तुम जरूर आना। मतलब कि उसे अंदर ही अंदर आत्मग्लानि होने लगती है कि चंदा ने जो कुछ भी किया है या चंदा की जो भी परिस्थितियाँ रही है मेरी वजह से रही है, क्योंकि मैं एक बीमार व्यक्ति था और इस प्रकार से वह खुद को अपने आप को ही सारा दोष मानने लगता है, दोषी समझने लगता है। इस प्रकार से लेखक ने यहाँ कहानी का अंत बताया है। तो कहानी आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। दोनों कथाएं हैं, एक मुख्य कथा और एक गौण कथा। गौण कथा पूरी कहानी में साथ साथ चलती है, बीच बीच में स्टोरी आती है, लेकिन मैंने आप लोगों को गौण कथा को पहले सुनाकर मुख्य कथा को बाद में सुनाया है। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।